अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेस। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले बैटिंग करते हुए 38.2 ओवर्स में जो उन्होंने स्कोर किया वो 179 स्कोर किया। साउथ अफ्रीका ने बड़े आराम से 29.1 ओवर्स में 181 स्कोर किया, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका 7 खिलाड़ियों से ये मैच जीत चुका है। और इसी के साथ अफगानिस्तान जो है उनके जो ख्वाब थे वो चकनाचूर भी हो गए। ज़ाहिर है वो उस उम्मीद में थे कि अगर इंग्लैंड कोई बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हरा देगा तो उनका चांस बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी भी पोजीशन सेम हमारी वाली हुई भी थी, जैसे हम कह रहे थे कि वो हार जाए वो जीत जाए। तो फाइनली अफगानिस्तान भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। एमन, आज के मैच की हम बात करते हैं। इंग्लैंड टीम एक अच्छी टीम मानी जाती थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको भी क्या हो गया। उनके साथ भी कोई मसले चल रहे हैं, कप्तानी पर लड़ाई है, जबकि उनके तो बेचारे कप्तान ने, मैंने सुना है, खुद ही छोड़ भी दिया था कि मैं नहीं बन रहा कप्तान। लेकिन 179 पे उनकी और टीम आउट हो गई। मुझे लग रहा है उनके भी कुछ फड्डे चल रहे हैं आपस में। बिल्कुल, जिस तरह से आज इंग्लैंड की टीम का कोलैप्स हुआ है, ऐसा ही लगता है कि जैसे टीम के अंदर कुछ अच्छी केमिस्ट्री नहीं चल रही। क्योंकि आज उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि किसी तरह आके हाई नोट पे इस टूर्नामेंट को एंड करते, लेकिन मे बी वो उस शौक से बाहर नहीं आ रहे जो बहुत टाइम से उनके साथ चल रहा है। इससे पहले इंडिया ने इनको वाइट वॉश किया था और अभी टूर्नामेंट का आगाज़ भी इतना अच्छा नहीं हुआ। आज साउथ अफ्रीका के 2 प्लेयर्स भी मिसिंग थे, उसका भी एडवांटेज उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया इन्होंने। इंग्लैंड के साथ ऐसा दूसरी दफ़ा हुआ है कि ये कंसेक्यूटिव 7 ODI मैचेस हारे हैं इस वर्ल्ड कप पे भी मिला के। इससे पहले 2000 में कंसेक्यूटिव 11 मैचेस हारी थी इंग्लैंड की टीम। तो बहुत वर्स्ट फेज़ है। आज वो यही करना चाह रहे थे कि शायद आके जितना ज़्यादा टारगेट दे सकें, उसी चक्कर में उनकी पूरी टीम कोलैप्स हो गई। साउथ अफ्रीका के कैप्टन बबूमा नहीं थे, उनके एक ओपनर नहीं थे। स्टब्स ने आज ओपनिंग की उनकी तरफ से, इससे पहले उन्होंने कभी भी ओपनिंग नहीं की। तो इंग्लैंड इस तरह के किसी भी मौके का फ़ायदा नहीं उठा सका, क्योंकि वो उनके अपने अंदर इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि वो किसी भी तरह इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाए। आपके पास कोई खबर है क्या, उनके क्या मसले चल रहे हैं? उनके पास क्या पैसे नहीं है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, क्या मसला क्या है ये प्लेयर्स के साथ? हमारे वालों के भी यही मसले, डरे हुए खेल रहे होते हैं। अब इंग्लैंड वालों के भी मसले पाउंड्स में ले रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं। नहीं, इंग्लैंड की टीम ODI में काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, और जो मसले आ रहे हैं उनकी टीम में वो यही आ रहे हैं कि उनके पास फॉर्मेट का प्लेयर पिक नहीं हो रहा। इनके पास जो प्लेयर खेल रहे हैं, सॉल्ट और लिविंगस्टोन, ये T20 के अच्छे बैटर्स माने जाते हैं। तो इनको जब ODI में ऐड करते हैं तो इनकी वो परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आती जो इनकी आनी चाहिए। तो परफॉर्मेंसेस को लेकर सेकेंडली इनकी टीम में भी इंजरी फैक्टर्स हुए हैं। इससे पहले मार्क वुड अपना लास्ट मैच खेले थे, उसमें वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी उनको हो गई थी। तो उनकी बॉलिंग साइड भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही। फिर बैटिंग में उनके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं कि उनके प्लेयर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। ठीक है नसीम भाई, इनका अपना कौमी खेल है क्रिकेट, इनका तो अपना कौमी खेल है, लेकिन इजाद किया है, लेकिन उसके बाद ये टीम भी इतनी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रही है। और जैसा कि ईमन कह रहे हैं कि जी उनके भी बड़े मसाइल हैं। तो कोई ख़बर है आपके पास? पाकिस्तानी तो आप बहुत ख़बरें रखते हैं, कुछ इंग्लैंड की ख़बरें हैं कि क्या मसाइल हैं इनमें भी? तो कोई लड़ा नहीं रहा आपस में। देखिए, कल मैं स्टेडियम में मौजूद था जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जोस बटलर ने, जो कप्तानी छोड़ चुके थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें रोक दिया। आज ब्रेंडन मैकलम जो बेसबॉल लेकर आए थे, आज वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और मैं उनका भी चेहरा देख रहा था, उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। वो काफ़ी हद तक जैसे सरेंडर करके बैठे हुए थे कि जोस बटलर के बाद शायद अब उनकी भी बारी है। जब उनसे सवालात किए गए मुख्तलिफ के नेक्स्ट समर के अंदर आपका क्या प्लान दिखाई देता है, उन्होंने कहा अभी नया कप्तान आएगा, नया सेटअप होगा, हम वापस भी जाएंगे, उसके बाद बात होगी। देखिए, इंग्लैंड ने अगर कंपैरेटिवली देखें तो हमसे बेहतर ही क्रिकेट खेली है, हमसे तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली है। 352 भी उन्होंने किए हैं। इंग्लैंड के अफगानिस्तान से मैच वो जीतते जीतते रह गए थे। हमसे तो अब आप किसी को नाम मिलाएं तो बेहतर है नसीम बस भाई। हमारी किस्मत ये अच्छी हुई कि इंग्लैंड 8वें नंबर पे आ गया, हम 7वें नंबर पे आ गए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, सिर्फ इंग्लैंड की इस हार की वजह से कि वो तीनों मैच हार गए। लेकिन उन्होंने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। मेरे ख्याल है इंग्लैंड में कप्तान इतनी आसानी से हटता नहीं है, क्योंकि मुझे याद है जो इससे पहले उनके वो लेफ्ट हैंडर कैप्टन थे, वो छोटे कद के, जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल भी जिताया अभी, मॉर्गन ने जो है वो एक वर्ल्ड कप में वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। लेकिन इंग्लैंड की पॉलिसी बड़ी है कि हमारी तरह नहीं है कि आज ये कप्तान है, कल दूसरा कप्तान है, ये कोच बदल दिया, वो चला गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम के साथ है। उन्होंने नहीं हटाया मॉर्गन को। एवन मॉर्गन ने नेक्स्ट वर्ल्ड कप में फतह दिला दी इंग्लैंड को। तो इनकी कंसिस्टेंसी ये हमेशा बरकरार रखते हैं। लेकिन इन्होंने इस बार ड्यूरिंग इवेंट जो है वो फोर्स किया कि आप रिटायरमेंट ले, आप कप्तानी छोड़ दें, क्योंकि
मैंने जैसे कहा कि कल भी मुझे नहीं लग रहा था जोस बटलर से कि वो कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और उनकी एक आध सवाल पे उन्होंने ये भी कहा कि ये ज़ाहिर इट्स अ डिसीजन सब ने हमने मिलकर लिया है, और ज़ाहिर है फिर इसमें मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे होते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते वाली बात नहीं करते वो, कि इसमें मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और आज ऐसे ही मुझे बेबस ब्रैंडन मैकलम दिखाई दिए, वो भी थोड़े से। लेकिन आज वैन डर ड्यूसन ने जो ज़बरदस्त इनिंग खेली, आज मैं एक बड़ा एक ज़बरदस्त किस्सा आपको सुनाऊँ। वैन डर ड्यूसन गुफ्तगू के लिए है भाई, वो तो नाराज़ हो गए चोकर्स के लफ्ज़ के ऊपर भाई। मैंने जब एक तो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद एक मीडिया सेशन होता है, जो दो प्लेयर्स आते हैं और वो आके मीडिया से बात करते हैं, उसकी ना वीडियो बनती है, वो आप प्रिंट के यूज़ के भी ले सकते हैं। और तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा भाई आपकी टीम तो बड़ी अच्छी शेप में दिखाई दे रही है, लेकिन आपके साथ टैग जुड़ा हुआ है चोकर्स का। उसने मुझे ऐसे घूम के देखा, कहने लगे कि व्हाट यू सेड। मैंने कहा चोकर्स। We are not chokers. I don't agree with this word chokers. What is chokers? We lost the game in crucial times, but it doesn't mean we are chokers and chokers. अच्छा मैं आप भी घबरा रहे हो। अच्छा है भी इतने बड़े बड़े ना। अच्छा तो नसीम भाई आप ऐसे सवाल क्यों करते हैं, क्यों आग लगाने वाले सवाल करते हैं आप भी बहुत आग लगाने वाले सवाल करते हैं, कभी बाबर को किंग बोल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, मजा आता है आप लोगों को? नहीं मैं वैसे ही उसको ना, मुझे पता था देखिए कोई भी उससे सवाल नहीं करेगा ये वाला, सारी दुनिया लिख रही है चोकर, मेरे कहने पे उनको परेशानी है। आप पे जमामुल हक साहब भी एक दफा गुस्से हो गए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने मेरी फॉर्म से परेशानी है, तो आप इस तरह ना किया करें नसीम भाई। अच्छा नसीम भाई, वैसे एक सवाल आ गया जहन में, जैसे हमारे यहाँ का मीडिया है, भारत का मीडिया है, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर छोड़ता नहीं है, तो इंग्लैंड में क्या वहाँ का मीडिया भी ऐसा ही है या वहाँ का मीडिया तमीज़दार सा है थोड़ा? मतलब तमीज़दार से मुराद इतना ज़्यादा वो नहीं होता, एग्रेसिव नहीं होता? देखिए वो उनमें बड़ा नेशनलिज्म है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम तो खबर देने से बस हमें गर्ज। लेकिन नसीम भाई नेशनलिज्म तो हमें भी, लेकिन हम एग्रेसिव होते हैं, शायद हम क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कैसे, वो देखिए हम क्रिकेट से मोहब्बत नहीं करते, हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं। हम हो गए, इंडिया हो गए। ये विक्रांत ने बात कही थी, लेकिन विक्रांत की ये बात बिल्कुल ठीक है। विक्रांत ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेटर से प्यार किया जाता है, आइडल क्रिकेटर को बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे अगर सामने वाला चौका मार दे तो हम ताली भी नहीं बजाते, हम तो बल्कि सन्नाटा छा जाता है हमारे यहाँ पे कि सामने वाले ने चौका कैसे मार दिया। आप इंग्लैंड में जाएँ या मेलबर्न में मैच देखेंगे, वो अगर कोई भी शॉट, बाबर अच्छा शॉट खेलेगा तो उसको भी ताली बजा के अप्रिशिएट करेंगे। वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम क्रिकेटर से प्यार करते हैं। वैसे भी मुस्कुरा के मिलते हैं उनको, देखो और हमारे पास सिर्फ क्रिकेट या उनके पास बहुत सारे स्पोर्ट्स बहुत हैं, सारे इसलिए वो स्पोर्ट्स इतने इमोशनल नहीं हो वो जाते। इतने इमोशनल नहीं होते। लेकिन भाई हमारा मसला ही, हम क्या करें अब, हमारे साथ लेकिन मसला है तो उनके क्या कर सकते सहाफ़ी हैं? मिल के जो प्लान करते हैं, जैसे 3-0 पाकिस्तान सीरीज जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड उस वक्त नंबर 1 टीम थी, टेस्ट सीरीज जीता। सईद अजमल को टारगेट कर दिया था, उन्हें पता था सईद अजमल खतरनाक होगा, ये चक्कर है, ये चक्कर है। उन्होंने पूरी कैंपेन बनाई। अच्छा, इसके बाद एक मीडिया मैनेजर हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा यार इसका कोई तोड़ निकालना है, ये जो सईद अजमल पे प्रेशर है। जेफ बाइकॉट आ रहे थे। अच्छा, सईद अजमल ने पहले ही मैच के अंदर कोई 4-5 आउट कर दिए, तो मैंने जेफ बाइकॉट से, सुबह का टाइम था टेस्ट मैच में, मैं उनको भाग के पहुँचा। मैंने कहा सर ये जो बात कर रहे हैं कैमरे पर, उन्होंने कहा नो, इनको दूसरा खेलना आना चाहिए, ये इनको दूसरा खेलना नहीं आता। वहाँ पर एक बड़ी क्लियरेंस हुई थी। तो उनका मीडिया, ऑस्ट्रेलिया का मीडिया मुरलीधरन आ रहे हैं, उन्होंने कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। वो मीडिया एक प्रॉपर तौर पे लड़ते हैं सामने वाली टीम के खिलाफ, कि उसकी जो प्लस पॉइंट है, मतलब यानी कि आप कहते हैं कि पूरी प्लानिंग से आते हैं। ये ऐसी एक सवाल आ गया था मेरे जहन में। अच्छा, कल एक मैच है जो इंडिया और न्यूजीलैंड का है। अच्छा, कि दोनों टीम्स जो हैं ये अपने अपने ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है न्यूजीलैंड? पहले एक सवाल का जवाब दें मेरे। देखिए कल का मैच न्यूजीलैंड मुझे स्ट्रांग लग रही है, न्यूजीलैंड स्ट्रांग लग रही है, बिल्कुल लग रही है मुझे। अब ये ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करूंगा। मेरे जहन में एक सवाल आया, फिर मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था, वहीं से कंटिन्यू करूंगा। नसीम भाई, अभी सिर्फ आपने मुझे इतना बताना है कि इंडिया बड़ी टीम है या न्यूजीलैंड? कल के मैच की बात नहीं कर रहा, वैसे कौन सी बड़ी टीम, इंडिया या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड करंट सूरत हाल के अंदर मैं न्यूजीलैंड को बड़ी टीम कहूँगा। वो ज़रा फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, बैलेंस क्रिकेट खेल रहे हैं। और रोहित शर्मा चूँकि कल के मैच में उनके चांसेस बहुत कम है, वो नहीं होंगे। शुभमान गिल टीम को लीड करेंगे, तो उनका ना होना भी एक एडिड एडवांटेज ज़रूर देगा वहाँ न्यूजीलैंड टीम। ठीक है, इमन आप बताएं, इंडिया बड़ी टीम है न्यूजीलैंड?
मेरे ख्याल में इंडिया की टीम इस वक्त बड़ी है न्यूजीलैंड से अगर कंपेयर करें। अगर रोहित शर्मा बैठ रहे हैं तो उनके बेंच पे जो प्लेयर बैठे हैं वो ऋषभ पंत है। मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती कि इतना बड़ा प्लेयर भी अगर बेंच पे बैठा हुआ है तो उस टीम का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त। अब मैं आपको बता दूं कल का मैच इंडिया हार जाएगा। अब मैं आपको बता दूं सवाल इस वजह था क्योंकि कल जो मैच है उसमें जो टीम हारेगी वो साउथ अफ्रीका से खेलेगी। सारी बात ये हो रही है तो न्यूजीलैंड भी इधर कहेगा मैं भी हार जाऊं, इंडिया कहेगा मैं भी हार जाऊं, क्योंकि अगर उनका वो वास्ता सेमीफाइनल में इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से पड़ता है तो फिर तो पाकिस्तान में ही फाइनल होना है। देखिए हर टीम, इस वजह से मैं सवाल कर रहा हूं, हर टीम यही चाहेगी कि हम ऑस्ट्रेलिया हार से जाएं। ना खेले, लेकिन अगर ये समझदार होंगे तो अपना 100% गेम खेलें, अपने मोमेंटम को ना टूटने दें। चाहे फिर ऑस्ट्रेलिया, देखें इंडिया अगर जीतता है मैच मिसाल के तौर पे तो वो ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तो यहीं पर ही खेलेगा। इंडिया अगर हारता है, अगर जानबूझ के हारता है तो अपना मोरल गिरा लेगा, चाहे न्यूजीलैंड जानबूझ के आ रहे ऑस्ट्रेलिया से बचने के लिए या इंडिया आ रहे, आपका मोरल फिर ऑस्ट्रेलिया से लड़ने वाला होगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त पता है कौन से टीचर हुए हैं, जब वो क्लास में होते थे ना बच्चे कहते थे किसी तरह इनका पीरियड निकल जाए या बंक कर ले। तो इस वक्त इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों की ये सिचुएशन है कि वो चाह रहे हैं चाहे कल का मैच हार जाए, क्योंकि अब दोनों सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, वो चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से ना हो, फाइनल में पहुंच के देखेंगे क्या करना है। देखिए मेरी अपनी जाती राय में दोनों आज ये वाला सवाल किया था जब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर आए थे तो उनसे ये सवाल किया गया था कि भाई जॉनसन साहब ये बताएं कि आपको किससे खेलना है। उन्होंने किसी से भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम ट्रैवल कर रही है, एक चांसेस यही है कि उनका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हो। तो उनसे ये पूछा गया कि भाई आप जा तो रहे हैं, अभी तो आपको नहीं पता आपका मैच न्यूजीलैंड से होगा, या कहने लगे अब हमारे शेड्यूल में यही है। तो उस शेड्यूल से ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान ही मैच होगा, और लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारा मैच चेंज हो गया तो हम वापस पाकिस्तान आके लाहौर में मैच खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद कल का मैच देख लेना चाहिए था, उसके बाद आईसीसी ट्रैवल कराती तो बेहतर था। साउथ अफ्रीका को पहले ट्रैवल कराने का क्या मकसद है? क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका इंडिया से ही खेलेगा वहाँ पर? तो ये बात कुछ मेरी समझ में आई कुछ ये बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है मैं आपको अभी बता दूं जी, कल का मैच इंडिया हारेगा। मैं अब भी बता रहा हूँ कल का मैच इंडिया हारेगा, क्योंकि अगर सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टकराए तो फिर मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि इंडिया फाइनल में जाएगा, क्योंकि इंडिया जो अभी जीता भी था ऑस्ट्रेलिया से, वो किस तरह जीता था, अपने मुल्क में क्या ड्रामेबाजी करके, वो सबको पता है। बहरहाल जी इसको हम बाद में बात करेंगे। अभी जी 2025 में एशिया कप होने जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है, अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि वो वेन्यू इंडिया था, अब वो यूएई हो जाएगा। और मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान का इशू अब ये लोग आए नहीं, तो इस वजह से ये डिसाइड हो रहा है, अभी ये फैसला करेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के वेन्यू जो है शायद यूएई हो जाए। तो यूएई के मज़े आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में यूएई के मज़े आ रहे हैं। यूएई के तो उस वक्त भी मज़े रहे थे कि जिस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही थी। हमारा तो डोमेस्टिक ग्राउंड ही उस वक्त यूएई हुआ करता था। हमने जितनी भी अपनी बायलैटरल सीरीज़ खेली है वो यूएई में जाके खेली है। तो जितना एक्सपीरियंस किसी भी इंटरनेशनल टीम की अगर बात की जाए, पाकिस्तान को इमारात में खेलने का इतना दुनिया की किसी भी टीम को नहीं है। इंडिया ने भी आईपीएल खेला है, कैफी क्रिकेट खेली है, लेकिन जितना एक्सपीरियंस पाकिस्तान के पास है इस कंडीशन में खेलने का वो किसी के पास भी नहीं है। मेरा ख्याल है इमारात में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको पहले भी याद होगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल फिर बाद में एक नया झगड़ा शुरू हो जाएगा कि वो तो आईसीसी थी, ये तो एसीसी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, आपको याद होगा जेशा जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, उन्होंने स्टार्ट में ही कह दिया था कि हमारी टीम खेलने नहीं जाएगी, जिसके बाद नजम सेठी साहब को इसको बायलैटरल सीरीज़ करना पड़ा था। और इस मरतबा वर्ल्ड कप भी बायलैटरल, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी उसी अंदाज से ही हुई कि हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया ने अपने मैचेस बाहर खेले। और अब 2027 तक ये फार्मूला तय पाया है कि दोनों ममालिक की टीमें जो है वो जब भी टूर्नामेंट अगर उनके ग्राउंड के अंदर होगा तो वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलेंगी। क्या इसी वजह से शायद इंडिया ने कहा होगा कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर भी खेलने के लिए नहीं आ रहा है तो इसको इमारात शिफ्ट कर दो। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है, आईसीसी का इवेंट नहीं है। आईसीसी में तो फिर भी आपको याद होगा कि इसी चैंपियंस ट्रॉफी की हमारी एक वाइड जीत हुई है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी करा ली। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, वरना तो आपको पता था कि जो सूरत हाल उस वक्त चल रही थी कि शायद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी भी शिफ्ट हो जाएगी, हमारे ग्राउंड भी नहीं बनेंगे। ये एक अच्छा काम, अच्छा पैगाम गया भाई टीम के हवाले से। तशवीश जरूर अच्छा है। इंडिया को वैसे एक ये एडवांटेज है, इंडिया अपना आईपीएल भी सुना है जी दुबई में करा रहा है, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी दुबई में हो रही है, फिर एशिया कप भी दुबई में होगा। तो इंडिया को तो वहाँ की एक एक चीज़ रट चुकी होगी, वहाँ के ग्राउंड होगी ना, मुझे लग रहा है। आंखें बंद करके बता देता हूँ, यहाँ पे शॉट, यहाँ पे शॉट, यहाँ पे शॉट। वैसे क्रिकेट में ऑन अ डे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जिस वक्त पाकिस्तान ने उन्हें 10 विकेटों से हराया था T20 वर्ल्ड कप में, उस वक्त भी उनका आईपीएल वहीं हुआ था। उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो आईपीएल जो है वो इमारात में ही हुआ था। उन्होंने उसी कंडीशन में खेला था, उसी कंडीशन में 10 विकेटों से हार गए थे। एडवांटेज बिल्कुल होगा, जब आप एक ही जगह पे खेल रहे हैं तो आपको एडवांटेज ज़रूर हो जाता है।
लेकिन इंडिया को उस जगह पर क्या था कि इंडिया पूरे मैचेस खेलने के लिए तमाम टीमें वहाँ इमारात में मौजूद थी। वो वर्ल्ड T20 भी इमारात में हो रहा था। इस बार सिनेरियो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उस वक्त सबको आदत पड़ गई थी इमारात की, अभी सिर्फ इंडिया को आदत है इमारात की। जो जाता है वो मज़ा चख के आ जाता है, जो जाता है वो मज़ा चख के आ जाता है। भाई बांग्लादेश की टीम गई, खेल के वापस आ गई, कल न्यूजीलैंड की टीम खेलने के लिए जाएगी, पाकिस्तान गई थी, आ गई। वो उसी सिनेरियो में खेल रहे हैं। उन्होंने अपना एक फिक्स किया हुआ है कि जी हम इधर ही खेलेंगे, इधर से बाहर नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल जी, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इससे जो इंडियन क्रिकेट टीम है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, नो डाउट अबाउट इट, बट उनका एक इमेज खराब हो रहा है। रोमान रईस को जानती हैं मैडम? जी बिल्कुल जानती हूँ, कंफर्म जानती हैं, ठीक है। 2017 के उन्होंने एक बात की कि जब हमने क्रिकेट खेली थी तब हम भी यंग थे। उन्होंने ये बात इस बात पे काउंटर की है कि लाजमी नहीं है कि जितने भी प्लेयर्स खेलें, या आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11 के 11 प्लेयर्स ने ओडीआई के 100 मैचेस खेले हों। ये शायद उन्होंने बात ये की कि जो आकिब जावेद ने कहा था कि इतने ओडीआईज नहीं खेले हुए, तो वो कह रहे हैं इस तरह नहीं होता है। और मैंने और फ़खर ने भी जब स्टार्ट किया था तो हमने कोई इतने ओडीआईज तो नहीं खेले हुए थे, और 11 के 11 तो 100 नहीं खेल के आएंगे ना। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की उन्होंने। वंस अगेन जिस तरह मैं कह रही थी कि टीम का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, और जो न्यू प्लेयर्स आप पिक करते हैं वो आप उनके पोटेंशियल को देख के पिक करते हैं। इंडिया की मैं अगेन एग्जांपल दूंगी कि इंडिया ने मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर को, जिसने एशिया कप में 6 आउट करके उनको जिताया था, उनको रेस्ट दिया और उनकी जगह हर्षित राणा को इंक्लूड किया, जिन्होंने सिर्फ 3 ओडीआईज खेले हुए थे। और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उनकी डोमेस्टिक में, यानी कि उनके आईपीएल में परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी थी, ना सिर्फ न्यू बॉल से अच्छी थी बल्कि ओल्ड बॉल से भी अच्छी थी। तो हम ये क्राइटेरिया या फॉर्मेट या खुद ब खुद एक टैग लगा देते हैं कि ये T20 का है, ये ओडीआई का है। तो ये चीज़ें इसीलिए हमें एक हेड कोच अच्छा चाहिए होता है और एक सिलेक्टर अच्छा चाहिए होता है, जिनकी आंख ये देख सके कि कौन सा प्लेयर किस प्लेटफॉर्म पर जाके करने के काबिल है कि नहीं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं अगर आप उनको इंटरनेशनल मैच में भेजें तो वो नर्वस स्टार्ट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको वर्ल्ड कप में भी भेजें, दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ। तो ये आपने पिक करना है कि आप किस प्लेयर को पिक कर रहे हैं। ये टैग मत लगाएं कि ये न्यू है। हम इरफान खान की बात करते हैं, हम उनको सिर्फ इसलिए नहीं लेकर गए कि उनके बैक में मैचेस नहीं थे, बट हमने जब भी उनको फील्ड में देखा उन्होंने अपना 100% दिया है। तो ये पोटेंशियल आपको पिक करना है और इसको क्राइटेरिया नहीं बना सकते हम। जैसे हम कल बात कर रहे थे उमर अकमल की, देखिए उमर अकमल बहैसियत इंसान में पर्सनली जानता हूँ, इज अ वेरी गुड मैन, हम्बल भी है। मैंने मान लिया नसीम भाई, मान लिया। मैं आपको जो बात मैंने मान लिया, उमर अकमल बहुत अच्छे इंसान। ये बात नहीं है, पता है क्या, ऐसे टैलेंट जाया ना करें, अपने टैलेंट को बचाएं, अपने टैलेंट को संभालें। उमर अकमल जैसा टैलेंट रोज रोज नहीं आता। जो उमर का माइंडसेट था ना, तो उमर को पीसीबी का चेयरमैन बना देते ना नसीम में, क्या हुआ? नहीं पीसीबी का चेयरमैन नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, उमर हो गया, अहमद शहजाद हो गया। देखिए शुएब अख्तर को भी तो वो भी थोड़े से मुश्किल पर्चा थे, लेकिन उन्हें हैंडल किया था, खिलाया था जनरल तौकीर जिया ने। तो आपका टैलेंट अब ये सोच के ज़ाया ना हो जाए। कोई भी हर खिलाड़ी एक तबीयत का नहीं होता। मैंने उमर की बात की और मैंने फिर कहा, अगर कोई भी आदमी रोक देगा ना इनमें से, उमर मेरे साथ तस्वीर बनवानी है, वो आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा होता है दिमाग में, जब वो परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन गुड मैन। बिल्कुल जी, उमर अकमल एक बहुत अच्छे इंसान है, और मैं बिल्कुल मैं हंसने पर मत जाइएगा, मैं तो वैसे ही है, ये हमारा आपसी मजाक है। नसीम भाई, राना सनाउल्लाह ऐसी हंस रहे जैसे इंतजाम हंस रहे थे जब। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं उमर अकमल बहुत अच्छे इंसान है। राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे जो है वो उस पर नोटिस लें पीसीबी के मामलात पे, और पार्लियामेंट में काबीना में इस मसले को उठाएं। बोर्ड में जो भी लोग आते हैं वो एक लंबे अरसे तक आते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, और जिसकी पावर होती है वो उसका फ़ायदा उठाता है। तो ये काबीना में और पार्लियामेंट में उठाने वाला मसला है। वैसे देखिए काबीना में कई मरतबा जा चुके हैं। सरफराज का भी मुझे लगता है कि यही हुआ था, सरफराज को भी पार्लियामेंट में या काबीना में उसका मसला उठा के उसको साइड में किया गया था, अगर मैं गलत नहीं। मेरे ख्याल काबीना में तो नहीं उठाया गया था ये वाला मसला, लेकिन मैंने जब भी देखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी या सेनेट की कायमा कमेटी के सामने पेश हुए हैं, तो बड़े नॉर्मल होते हैं उनके लिए, बड़ा रिलैक्स माहौल होता है। जी हम तो खुद पैसे कमाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो बड़ी वजह है, दो बड़े इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान मेरी इतलात के मुताबिक शायद क्रिकेट बोर्ड को छोड़ के अब मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन कर चुके हैं। एक डोमेस्टिक के थे, एक मीडिया के थे। देखिए मोहसिन नकवी साहब चूँकि अपनी टीम सारी लेकर आए थे, कोई डिप्टी कमिश्नर थे, कोई कमिश्नर थे, कोई सेक्रेटरी थे, अब वो क्रिकेट बोर्ड में आ गए थे, तो
मोस्टली चीज़ों को वही चला वही रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना कि कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, बस जिसकी पावर है वो आगे बैठ जाता है। तो वो एक तरीके से ये बात तो सही वैसे कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ज़रूरी है कि भाई अगर कोई बंदा आ रहा है, किसी को कोई डेजिग्नेशन दी जा रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी देखिए, क्रेडिबिलिटी क्या है। मैं कभी हमेशा बात हो रही होती है, किसी क्रिकेटर ने कहा कि क्रिकेटर को लगा दें। मैं क्रिकेटर को लगाने के हक में नहीं हूँ। क्रिकेटर अच्छे ईमानदार क्रिकेटर जिनकी क्रेडिबिलिटी है 5 6 7 उनकी कमेटी बने, लगाएं ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर ही। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट ने जब भी तरक्की की है, एडमिनिस्ट्रेटर नूर खान, अब्दुल हफीज़ कारदार, जनरल तौकीर ज़िया, एडमिनिस्ट्रेटर का बड़ा रोल रहा है। नजम सेठी साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था जिस तरह उन्होंने किया। ठीक है जी, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कुछ क्रिकेट हो जाए, पावर्ड बाय लेज। बहुत सारी खबरें हमारे पास आती हैं और वहीं अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से जो प्लेयर्स हैं उनका अपना अपना शिकवा आ रहा है। वहीं हसन अली का एक शिकवा आ गया जी। वो कह रहे हैं कि जब पीसीबी ने मना किया है कि शाहीन आप रेस्ट करें, जब शाहीन को कहा था रेस्ट करें, तो वो फिर बीपीएल खेलते हुए क्यों दिखाई दे। उन्होंने कहा जब मैं था तो मुझे कहा गया, जब मैंने बाबर से कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, सेलेक्टर्स ने कहा कि हमें यंग लड़के चाहिए और हेड कोच ने कहा आप रेस्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, जैसे शाहरुख खान ने कहा था कि बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, पारो ने कहा दुनिया छोड़ दो, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है हसन अली का। नहीं देखिए, अगर मैं हसन अली की बात करूँ ना तो एक कंप्लीट बॉलर थे, जिनको कहे ना कि उनको न्यू बॉल से भी बॉलिंग करानी आती है, डेथ बॉलिंग भी करानी आती है, फिर रेड बॉल बहुत अच्छी करते थे। मुझे लगता है ये वाहिद बॉलर थे जो कराची में भी रिवर्स स्विंग करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए और उसके बाद इनका कमबैक वैसा नहीं हुआ। लेकिन अगर उन्होंने बोर्ड को इतने से सर्व किया है तो ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर को लेके ये बात नहीं बनती कि नए लड़के हम ट्राई करेंगे। आपको उनके लिए जगह तो बनानी है ना, जो सीनियर हैं, जो पुराने खेल रहे हैं और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपना पोटेंशियल दे रहे हैं, तो उनको आप इस तरह नहीं कहना चाहिए आप लोग रेस्ट करें, हम यंगस्टर को चांस देंगे, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक को खेल के ही आगे आना है दोबारा से। किसी का करियर कभी भी इस तरह ख़त्म नहीं हो जाता एज लॉन्ग एज दे आर फिट। और सेकेंडली आपको पता है कि जब टीम से ड्रॉप करते हैं तो पीसीबी कह देता है कि हम उनको रेस्ट दे रहे हैं कि बुरा ना लगे कि ड्रॉप किया है, एक्चुअल में ड्रॉप किया होता है। तो पीसीबी ने इजाज़त दी हुई है कि आप 2 लीग्स खेल सकते हैं। तो अगर 2 लीग का आपको एनओसी मिल रहा है तो ये प्लेयर की मर्जी होनी चाहिए कि वो कौन सी लीग खेले कौन सी नहीं। अगर उनको फिटनेस इश्यूज़ हैं तो कंसर्न बनता है फिजियोथेरेपिस्ट का कि वो उनको रोकने जाने से वर्कलोड मैनेज करें, लेकिन अगर ऐसा कोई इशू नहीं है फिर तो एनओसी दे देना चाहिए। जी नज़ीम भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हसन अली जो अपनी शिकायतें कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने शिकायतें बताई हैं, सही हैं ये? देखिए जब आप टीम से बाहर होते हैं तो शिकायतें आप बहुत सारी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो रही होती हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, आज आप ये कर रहे हैं। साइम अयूब के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म का क्राइटेरिया है, जब उनको इंजरी हो गई है। मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट था। थोड़े दिन पहले उन्होंने ये बात कही। मेरे ख्याल है इन चीज़ों से इज्तनाब करते हुए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट इन तमाम बातों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। पाकिस्तान को ऑलरेडी हसन कैसी बॉलिंग कर रहे हैं, क्या पता है कि अगर इस वक्त हमारे तीनों फास्ट बॉलर जो अच्छी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमारे सिलेक्टर्स हसन की जानिब भी देख रहे हो कि इंग्लैंड में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कैसा खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल इस टाइम पे आपको कोई स्टेटमेंट देना चाहिए कि वो चांस बन रहा होता है वो फिर निकल जाता है। तैयारी कैसे होती है टीमों की शरीफ भाई, हम तो हमारे लड़के ही बोल रहे हैं ना। अभी देखिए प्लान देखें आप, जसप्रीत बुमराह जब बाहर हुए थे तो उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ऑफ स्पिनर को शामिल किया था। उनका प्लान था कितना देर पा कि न्यूजीलैंड के जो 5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली कल आपको सुंदर वाशिंगटन खेलते हुए दिखाई देंगे। टीम का प्लान इस तरीके से होता है। कॉनवे उसमें ये एक लाइन है, इनके जो बैट्समैन है उनको उन्होंने पकड़ना कैसे, ये प्लान, लैथम को कैसे पकड़ना है, रविंद्रा जिस तरीके की रचन बैटिंग कर रहे हैं, सेंचुरी पिछले मैच में स्कोर की। तो टीमों की प्लानिंग ऐसे होती है। हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी को कोई हुब्बुल वतन कह देता है वो हंसना शुरू हो जाता है, एक कहता है मैं फला इतने करोड़ का हरजाना दाखिल कर दूंगा। मकसद है कि आप एक तो पैनिक में आपकी टीम दिखाई दे रही है, ऊपर से आपकी जो रिलैक्स अंदाज दिखाई दे रहे हैं वो बड़े अजीब से दिखाई दे रहे हैं। और फिर इस तरह के क्रिकेटर्स को इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने ना दें जब आपकी भी क्रिकेट बाकी है। और ये जैसे नसीम भाई ने कहा कि एक दूसरे पे इस तरह का मजाक हो रहा है, मैं फिर बता दूं उमर अकमल पे मैं इस वजह से नहीं हंस रहा था, वैसे ही हमारा और नसीम भाई का आपसी मजाक है। उमर अकमल नो डाउट एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे इंसान है, मेरी मुलाकात नहीं है, इंसान भी बहुत अच्छा है, मैं गारंटी से कह रहा हूं, इंसान अच्छे हैं। कहीं वो ये समझे कि मैं इस बात पे हंस रहा था, वो हमारा आपसी एक मजाक होता है। सलमान अहमद शहजाद और सलमान बट कह रहे हैं कि अगर
वसीम अकरम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं तो फिर वो स्टेप इन क्यों नहीं हो रहे। वहीं वसीम अकरम ये कहते हैं कि जी अब मैं इस एज में इतनी डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो एक रवैया होता है जो सेलेक्टर्स हैं या पीसीबी का है, मैं कैंप्स में आके मदद करने के लिए तैयार हूँ लेकिन एज अ ओहदा वो नहीं लेना चाह रहे। वसीम अकरम मुझे इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने सिमिलर यही बात कही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया था क्या वसीम अकरम भी डरते हैं क्या, कि आपको भी इस बात का खौफ दिखाई दे रहा है। तो वसीम अकरम ने कहा कि यार अब मैं उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ कि मैं जो है वो आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं तुम देखो कि यहाँ पे थोड़े दिन के बाद वसीम में कोच क्या के इख्तिलाफात डिसरिस्पेक्ट चढ़ होती है, थोड़ा सा आप मुझे बताएं ना कि एक वसीम अकरम इतने बड़े आइकन हैं, अगर उनको ओहदा दिया जाएगा तो उनसे क्या डिसरिस्पेक्ट क्या होगी उनके साथ? देखिए जब भी कोई भी कोच आता है उसके खिलाड़ियों से मामला, एटीट्यूड के प्रॉब्लम, ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे वकार यूनुस बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खिलाड़ियों के साथ जो मामलात रहे, जैसे उमर अकमल ही एग्जांपल आप ले लें, अहमद शहजाद और उमर अकमल दोनों वकार यूनुस की रिपोर्ट के ऊपर भार हुए। सरफराज अहमद है। सरफराज वसीम जो है वो ये नहीं चाहते कि मैं भी इसी तरीके से देखा जाऊँ। उन्होंने यहाँ तक पेशकश की, जो युवराज सिंह के वालिद हैं युवराज सिंह, उन्होंने तो धोनी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया था, वो किसी और पे नहीं लगाया, मेरे बेटी की क्रिकेट तबाह करने वाले जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। युवराज के वालिद ने ये इल्ज़ाम लगाया था किस पे, इंडिया की तारीख के सबसे कामयाब कैप्टन पे। आज वो बात कर रहे हैं कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने लॉजिकल बात की, उन्होंने कहा मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं कैंप लगा के इन खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मैं ना नौकरी चाहता हूँ ना मैं इस सिस्टम में आना चाहता हूँ। तो फिर इस सिस्टम को तो पीसीबी को अपना सिस्टम सही करना चाहिए ना, कि अगर एक इतने बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, जो उन्होंने माजी में भी किया है, तो ये तो फिर एक बड़ी शर्मनाक बात है। इनफैक्ट मैं देख रहा था माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स प्लेयर थे, उन्होंने भी ये बात की कि पाकिस्तान को एक अच्छे कोच की ज़रूरत है और बाहर से नहीं, उन्हें अपने ही कोच कोई लाने चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा कि वकार यूनुस। भाई वकार यूनुस को कितनी दफ़ा कोच लाएंगे, एक दफ़ा लाएं, 2 दफ़ा लाएं, 3 दफ़ा लाएं, 4 दफ़ा लाएं, वकार यूनुस को तो पता नहीं कितनी आप पोजीशन में लिया एक मरतबा, फिर आपने मेंटोर लगाया हुआ है, उनको मेंटोर लगाया हुआ है, वो टीवी पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ही बातें कर रहे हैं। 50 लाख माइकल क्लार्क ये बात क्यों बोल रहे हैं? बात नहीं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में अगर आपने किसी को कोच लगाना है तो ज़रा सोच समझ के फैसला करें। मेरी नज़र में जैसे यूनुस खान जैसे प्लेयर है, गुड कोच, और तो हमारे तो बेचारे यूनुस खान वहाँ पे जाके कर रहे हो, फिर उनकी बैटिंग अफगानिस्तान की देखिए कितनी अच्छी हो गई। हाँ, यूनुस खान हमेशा तो वहाँ नहीं रहेंगे। हमें एक चीज़ ये देखनी है, कप्तान और कोच की फ्रिक्वेंसी कितनी मिलती है। देखिए अभी बिल्कुल ये सही खबरें, और मैं अपनी इस खबर पे यहाँ बैठ के कायम हूँ कि आकिब जावेद और रिजवान एक पेज पे नहीं थे, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं था। इवन कि चंद जगहों पे ये खबरें भी आई हैं कि रिजवान आकिब जावेद के यकतरफा फैसलों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ फैसले, क्योंकि अथॉरिटी उनके पास ज़्यादा थी। आकिब जावेद, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर इस डेबाइकल का सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो आकिब जावेद तो है। मीडिया रिपोर्ट कह रहा है कि जी, मीडिया रिपोर्ट है अभी तक के डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी उनको ओहदा दिया जा रहा है, पहले भी उनके पास था, और कोई ना कोई चीज़ मिलेगी उनको, दोबारा ओहदा मिल जाएगा उनको। देखिए ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गया कौन है, कान यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ा गया है। वहाब रियाज अगर आप देखें तो उस वक्त वो सीनियर मैनेजर थे, उसके बाद आज भी वो जितने भी मेंटोर्स हैं उनके हेड हैं वहाब रियाज। तो तरक्की होती है, अगर किसी को हटाया जाता है तो आकिब जावेद हो सकता है किसी बड़े ओहदे पे जा रहे हो, लेकिन अगर उनको डायरेक्टर इसलिए लगा रहे कि वहाँ से नदीम खान छोड़ के चले गए, जो मैं अभी 2 लोगों की बात कर रहा था, उनमें एक नदीम खान भी है, मोइन खान के भाई। प्रोग्राम का वक्त थोड़ा खत्म हो जा रहा है। एमन ये बता दीजिएगा, हफीज़ को जानती हैं आप? जी बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूँ ना, पहले जानती नहीं जानती। अच्छा, आपको मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी कम क्यों लग रही है? नहीं, मुझे अपनी कंफर्म करने के लिए आपसे पूछना होता है। अच्छा, हफीज कह रहे हैं कि जी टीम में अभी अफगानिस्तान वाले नहीं हमारे वाले अच्छा, हफीज यार, हमारे वाले हफीज वो कह रहे हैं 2 ही वैल्यूएबल प्लेयर हैं, सलमान अली आगा, एक साइम अयूब। सही कहा है उन्होंने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली हम सिर्फ 2 प्लेयर्स को नहीं बोल सकते। साइम अयूब को तो अभी हम काउंट ना करें ना, क्योंकि साइम अयूब ऑब्वियसली अभी राइट ना हमारे सिस्टम में नहीं है, वो इंजर्ड हैं, कब वापस आते हैं, 3 to 4 मंथ्स। लेकिन देखें, आपकी टीम अच्छी है, आप सिर्फ ये ना बोलें कि आप किसी तरह भी उनको ग्राउंड में भेज देंगे और वो आपको परफॉर्म करके देंगे, जब तक आप एक कॉम्बिनेशन पे रिलाई नहीं करेंगे। मैं किसी प्लेयर को यहाँ पे बुरा नहीं कहना चाहती। कल हम बात कर रहे थे आमिर जमाल की, उनको हमने ओडीआईज नहीं दिया और हमने जज करना शुरू कर दिया। फ़हीम अशरफ की, इसी तरह करंट टीम में मौजूद खुशदिल शाह ने सिर्फ 9 ओडीआईज खेले। कल मैंने जाके उनके स्टैट्स देखे थे, तो उसकी बेस पर हम उनको क्यों बुरा कहें? और सबसे हाईएस्ट एवरेज इस वक्त ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से उन्हीं की है। पहले मैच में उन्होंने 60+ रन किए और सेकंड मैच में 38 रन किए इंडिया के अगेंस्ट। जो उन्होंने किए थे वो किस जगह पे किए थे? बिल्कुल, मैच हम हार गए, 38 का भी आप देखें ना, फायदा। बहरहाल जी, इस तरह की स्टेटमेंट वैसे लेकिन कल का दिन विराट कोहली का दिन होगा, ये मैं आपको कल का दिन तो विराट कोहली का होगा, लेकिन मैं अभी से प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ, कल का मैच इंडिया हार जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है, ऐसी पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है, कुछ आ रही है बात जहन में। कल का मैच इंडिया हार जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं, कौन हारेगा?
न्यूजीलैंड और इंडिया मैं वैसे भी न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के आ साथ हूँ। मैं तो न्यूजीलैंड के साथ हैं, इंडिया जीतेगा अगर इंडिया मुझे लग जीतेगा, रहा है। इंडिया वो इंडिया मैं बता रहा हूँ। जीतेगा, न्यूजीलैंड जीतेगा। हाँ, ये कह रहे हैं, नसीम भाई कह रहे हैं न्यूजीलैंड जीतेगा, एमन कह रही है इंडिया जीतेगा। मैं कहूंगा इंडिया हार जाएगा, क्योंकि इंडिया लेकिन दोनों ऑस्ट्रेलिया टीमें से पूरा नहीं खेलना गेम चाहती। खेलें, अगर दोनों तो हमारे हारने के कहने से लिए अगर खेलें। टीम चल रही होती तो नसीम नहीं, भाई फिर क्या होता? अगर हारने के लिए खेले तो आप यकीन माने दोनों को सेमीफाइनल में बहुत नुकसान नहीं, होगा। मैं तो ये बता रहा हूँ इंडिया जानबूझ के कल का मैच हारेगा, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सामना करते हुए आज भी उस तरह कपकपाता है कि बस मैं क्या बोलूँ। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।